साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हंगामा और शोर जो मचा हुआ है झारखंड में, इसके केंद्र में छात्र हैं, युवा हैं और हेमंत सोरेन है, शिक्षा मंत्रालय है, जेएससीसी है, जेपीएससी है। आप देख रहे हैं, एक तरफ आभार यात्रा निकाली गई कल और दूसरी तरफ आक्रोश का मंच सजा हुआ था। मंच सजा हुआ इसलिए कह रहा हूं, हालांकि आक्रोश नकारात्मक शब्द है और सजना जो है सकारात्मक है, लेकिन क्या कहिएगा, हमारी परंपरा है, हम शोक का भी उत्सव मनाते हैं। हमारे यहाँ मृत्यु भी होती है तो ढोल मंजीरे के साथ हम चिता को वो ले जाते हैं अंत्येष्टि करने के लिए, पार्थिव देह को। तो आक्रोश सजा था, नारे थे सरकार के खिलाफ कि हुजूर हमारा क्या दोष, हमारी क्या गलती है, हमसे छीन ली गई नौकरी जो दी गई थी। और जिन्होंने आभार यात्रा निकाली थी, उनकी प्रमुख मांग थी कि जेएससीसी सीजीएल रद्द हो, और जिसका खमियाजा वो छात्र भुगत रहे। इनके अंदर गुस्सा है, ठाठे मार रहा है, ज्वालामुखी का दावानल जो है वो फूट रहा है। दावानल ही कह लीजिए, क्योंकि झारखंड जंगलों का प्रदेश है, राजनीति की ज्वालामुखी। तो इसकी जो चिंगारी है दोस्तों, क्या सिर्फ उन घरों तक ही पहुंच रही है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, अपने एक अदद लाडले को सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके पढ़ाई लिखाई, यह इसकी चिंगारी से झुलसने को तैयार बैठा था या बैठा है, या वैसी परिस्थितियां हो गई हैं जो सत्ता का गलियारा हेमंत सोरेन सरकार। हेमंत सोरेन ने ये ऐलान तो कर दिया, पीठ पीठ थपथपा रहे हैं। कुछ लोग बैकफायर कह रहे हैं कि बैकफायर हो गया, परेशानी होगी, संकट में है सरकार। कुछ लोग कहते नहीं, सोच समझ के लिया गया निर्णय, हेमंत सोरेन इसको निपटा भी सकते हैं। अब कैसे निपटाएंगे? और इन सब मामलों में दोस्तों, ना इधर के ना उधर के, जयराम कुमार महतो ना विपक्ष में शामिल है ना सत्ता में शामिल, एकला चलो अकेली राह, और छात्रों युवाओं के सवाल पर हमेशा मुठभेड़ करते रहता है। तो उनका क्या कहना है, हम लोग को प्रतीक्षा थी, इंतजार था कि क्या कहते हैं जयराम महतो। तो जयराम महतो सीधे सीधे कहते हैं, इसे कह लीजिए कि पाठ भी पढ़ा देते हैं सरकार को, अब विपक्ष को भी कहनी आते हैं कि आप भी चेत जाइए। सवाल सिर्फ एक सरकार का नहीं है, कई सरकारों का, और सवाल न सिर्फ एक पार्टी का है, कई पार्टियों का है कि कमोबेश सभी दल सत्ता में शामिल रही, हिस्सेदारी रही उनकी। मलाई खाने के लिए तो सब तैयार रहते हैं, लेकिन कड़वा घोड़ भी तो पीना पड़ेगा। ये सिर्फ सफलता नहीं है, सबसे बड़ी विफलता है हेमंत सोरेन सरकार की। मैं चाहता हूं दोस्तों कि सीधे आप सुनिए कि जयराम कुमार महतो ने कहा क्या। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो साथियों, जैसा कि आप सबों को सूचना है, जानकारी मिल चुकी होगी कि पिछले 25-26 दिनों से राजधानी रांची में हमारे राज्य के छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया है। और मैंने पहले ही कहा था कि सहयोग हमारा हर तरीके से रहेगा। छात्र अगर सड़क में होंगे तो हमारे साथी हम स्वयं सड़क पर होंगे। छात्र अगर विधानसभा घेराव करेंगे तो उस विधानसभा घेराव में भी उपस्थित रहेंगे। छात्र अगर भूख हड़ताल करेंगे उस भूख हड़ताल में भी शामिल होंगे। और हर मोर्चे पर बस एक काम जो अतिरिक्त है वो केवल जो विधानसभा के सदस्य हैं या फिर जो सदन के सदस्य वो करेंगे, और विधानसभा के सदस्य होने के नाते मैंने वो भी काम किया, छात्रों की मांग को, छात्रों के मुद्दों को विधानसभा के भीतर भी रखने का काम किया, उठाने का काम किया। जबकि इस बार का सेशन उतना चला नहीं, लेकिन फिर भी अगर मजबूती के साथ, दमदार तरीके के साथ किसी ने विधानसभा के भीतर अगर आवाज़ को उठाया था तो मैंने उठाया। तो आज बात करते हैं, प्रोटेस्ट समाप्त हो चुका है, जगह जगह
विजय जुलूस, आभार यात्रा कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही है। 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जिनमें से 17 की जांच की जाएगी, 17 की जांच होगी। यानी 2015-16 के बाद से, यानी पिछले 10 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई थी उन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। सवाल ये बनता है, ये सरकार की सफलता है कि विफलता है? निसंदेह बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहे हैं, ऐतिहासिक निर्णय, लेकिन मेरा कहना है कि ये सफलता कहेंगे कि विफलता कहेंगे? परीक्षा को रद्द करना, शायद आप सफलता कहें कि भाई परीक्षा को रद्द करने का साहस दिखाया, लेकिन जो गड़बड़ियां हुई, सारी परीक्षाएं कदाचार की भेंट चढ़ गई, सारी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तो ये तो विफलताएं हैं। ये सफलता कैसे? ये तो बहुत बड़ी विफलता है कि झारखंड राज्य में हम एक सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी तो दूर की बात है, हम चौकीदार और होमगार्ड की जो बहालियां हैं उन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उत्पाद सिपाही, तमाम परीक्षाएं कदाचार की भेंट चढ़ जा रही है और बाद में कदाचार की भेंट चढ़ने के बाद उनको रद्द कर देना, ये सफलता कैसे माने? ये तो सरकारों की विफलता है। मैं केवल एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल वर्तमान में जो सरकार है श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, मैं केवल उस सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। झारखंड में जब जितनी भी सरकारें बनी, मैं सबकी आलोचना कर रहा हूँ कि ये सरकारों की सामूहिक विफलता है। सबने एक सोच के साथ इस राज्य को चलाया, केवल लूट 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 लूट। परीक्षा को रद्द करना सफलता कैसे मानेंगे? परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई, जो हजारों लाखों छात्रों के सपने टूट गए, ये तो विफलता है सरकार की। आप अपनी विफलता को सफलता का नाम दे रहे हैं उन्हें रद्द करके। रद्द क्यों करना? जब परीक्षाएं ठीक से हो, जब परीक्षाएं सही ढंग से होने लगे तो फिर, इसलिए सोचने का विषय है कि सफलता है कि विफलता है। निसंदेह ये सरकारों की विफलता है। और साथ ही साथ मैं स्पष्ट, धीरेन्द्र दा, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीबीआई जांच की बात को लेकर मैं आज भी अडिग हूं, लेकिन मैंने स्पष्ट कहा था कि ये छात्रों का आंदोलन है। छात्र जो निर्णय लेंगे हम उनके निर्णय के साथ हैं। अब छात्रों ने धरना समाप्त करने का घोषणा किया है तो मैं उनके साथ हूं, लेकिन मेरा भी मानना है सीबीआई जांच या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी। चूंकि हम लोग अभी युवा विधायक हैं, भले विधायक हैं, लेकिन जिंदगी के बहुत सारे नियमों को, कानूनों को, न्यायालय के दांव पेंच को, तर्कों को, तथ्यों को अभी बहुत कुछ सीखना है। और लेकिन मेरी एक समझ ये कह रही है कि एक नोटिफिकेशन से, अभी बहुत सारे अनुभवी लोगों से मेरी बातचीत हुई, मात्र एक नोटिफिकेशन से ये सारी 21-22 परीक्षाएं रद्द हुई हैं, तो संभवतः जितने भी अभ्यर्थी हैं वो न्यायालय जाएंगे और एक नोटिफिकेशन को तो स्टे लगाने की बात आएगी। मेरा मानना है कि इन परीक्षाओं को रद्द करने के साथ साथ सरकार को ये करना चाहिए था कि परीक्षाओं को रद्द करने के साथ साथ, चूंकि सीबीआई जांच की बात तो हम लोग कर ही रहे थे, कैविएट दाखिल करना चाहिए था सरकार को। मेरा मानना है सरकार को कैविएट दाखिल करना चाहिए था। सरकार को न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए था कि हमने ये त्रुटियां पाई हैं, ये गड़बड़ियां पाई हैं, इसमें धांधली हुई है, घोटाले हुए हैं, नेपाल में जाकर पेपर लिखवाया गया है, बोकारो में पेपर लिखवाया गया है। ये उन्हें अपना एक तर्क रखना चाहिए था, अपना पक्ष रखना चाहिए था, मतलब जिसे हम लोग कैविएट दाखिल करना कहते हैं। लेकिन सरकार ने कैविएट दाखिल करने के बजाय रद्द करना, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से तमाम 21-22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। जाहिर सी बात है, जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग जिनको मिली थी वो अब कोर्ट तो जाएंगे, उनका भी रास्ता है, संवैधानिक देश है। और मेरा मानना है कि आप देखे होंगे जो वो 4 मंत्रिमंडल की टीम बनी थी, वो बार बार एक ही चीज कह रही थी कि हम सारा आपका मान लेंगे, छात्रों की सारी बातों को मान लेंगे, सारी बातों को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सीजीएल पर वो बार बार न्यायालय का हवाला दे रहे थे, सीबीआई जांच पर भी वो पीछे हट रहे थे। लेकिन
छात्र अड़े थे सीजीएल पर, जेएसएससी सीजीएल पर, जिसमें चारों मंत्री साफ साफ मना कर चुके थे। उनका जो मंत्रिमंडल का टीम था वो साफ साफ मना कर चुके थे, और फिर अचानक रद्द कर देना, इसके कई का, हालांकि इसके लिए सरकार की सराहना है, बिल्कुल सराहना है, छात्रों की जीत है, इसकी भी सराहना है, छात्र आंदोलन की, छात्र एकता की जीत है, इसकी भी शुभकामनाएं हैं, बधाई हैं। लेकिन सोचने में क्या हर्ज है, दिमाग में जोर डालने में क्या हर्ज है? अभी देखिए, सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी का ट्वीट कंटिन्यू, राहुल गांधी जी का सरकार से बात करना, लेटर लिखना, क्यों? चूंकि अभी कई अन्य राज्यों में चुनाव होने को है, और वहाँ राहुल गांधी जब जाते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है लाखों की संख्या में छात्र आते हैं, तो शायद उन पे ये एक धब्बा सा लगता कि आप छात्रों की बात करते हैं, छात्रों को मंच में बुलाते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, और झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक कारण। दूसरा कारण, अभी केंद्र सरकार ने जो दोनों सदन में एक बिल को पारित करवाया है, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026, इसमें सीधा असर झारखंड की सरकार को पड़ेगा। देखिए, झारखंड की सरकार किसी की रहे, आज हेमंत जी की है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, लेकिन मैं झारखंडी होने के नाते इस बिल के खिलाफ हूं, और इसमें राज्य सरकार का मैं समर्थन करता हूं। यानी राज्य सरकार को आंदोलन करना है, जो कि जाहिर सी बात है, 10,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होगा राज्य की सरकार को। 10,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारा इस वर्ष का जो वित्तीय वर्ष का बजट था वो था 1,57,000 करोड़ के आसपास, और ऐसे में 15,000 करोड़ रुपए पर बहुत 10% पैसा होता है। यानी जो एक साल का हमारा बजट है पूरे स्टेट के लिए, 15,000 करोड़ रुपए, उसका 10% पैसे होते हैं। उतने पैसे को राज्य सरकार खोना नहीं चाहेगी, उतने सारे रुपयों को राज्य सरकार खोना नहीं चाहेगी, और बिल्कुल खोना भी नहीं चाहिए। यानी उनको भी प्रोटेस्ट करना है, या फिर उनको भी कार्यक्रम करना है इस बिल के खिलाफ। अब सवाल है कि ऑलरेडी यहाँ एक मूवमेंट चल रहा है, रांची के राजधानी में भी छात्रों का प्रोटेस्ट। सबसे पहले छात्र, इस बात को जान लीजिए, छात्रों की एकजुटता, और छात्र चूंकि अभी जो हैं छात्र सबसे महत्वपूर्ण है, तो छात्रों के आंदोलन के आगे कोई आंदोलन तो टिकेगा नहीं, छात्रों के आगे तो किसी की चर्चा होगी नहीं। तो ऐसे में चूंकि मुख्यमंत्री जी को अपने पार्टी के बैनर तले बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं इस बिल के खिलाफ, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026, इस बिल के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट करने हैं, कई सारे कार्यक्रम करने हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह भी एक रास्ता था कि भाई अगर इस प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द हम लोग समाप्त करते हैं तो फिर अपने प्रोटेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बार बार सीबीआई की जांच की ओर ना जाना, सीआईडी का हवाला बार बार देना कि हम सीआईडी से ही करवाएंगे, जज की एक टीम बैठाएंगे, चलिए ठीक है। लेकिन एक सवाल है, अभी सीआईडी जांच कर रही है, कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या एक थोड़ा सा हम लोग अपने से सोचिए, क्या सीआईडी एक सीआईडी के तर्ज पर जांच कर रही है? फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए सीआईडी कह रही है, या फिर अभय तिवारी कह रहा है कि 60 लाख लिए गए, 70 लाख लिए गए, तो उनको दो एग्जाम्पल पूछते हैं कि 2 अभ्यर्थियों का नाम बताइए जिन्होंने 60 लाख दिए हैं, 70 लाख दिए हैं। उसके बाद उनसे पूछा जाता कि भाई ऑनलाइन हुआ है, कैश पेमेंट हुआ है। जैसे अभी ख्यांगते जी का नाम आ रहा है कि उन्होंने टीडीपीएल कंपनी से 2 करोड़ रुपए लिए थे, और ये उनका लिखित भी हो चुका है, सीआईडी ने इसे अपना रिपोर्ट में भी लिखा है। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि अगर ख्यांगते ने 2 करोड़ लिए थे तो क्या वो 2 करोड़ मिले उनको? किसने दिए? कैश दिए, ऑफलाइन दिए, ऑनलाइन दिए, और अभी वो पैसे कहाँ हैं? उन पैसों का उन्होंने क्या किया? सीआईडी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही है, सीआईडी क्रॉस नहीं कर रही है कि पैसे आए कि नहीं आए। ठीक है, आपने माना कि 2 करोड़ लिए, कैसे लिए, कब लिए, किस तारीख को लिए, किससे लिए, कहाँ लिए, कितना लिए, पहले कितना लिए, दूसरी बार कितना लिए, कितनी किस्तों में आपको ये पैसा मिला? ये सवाल नहीं हो रहा है, ये सवाल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब एक बात जान लीजिए, सीबीआई जांच की ओर मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, संभावना ये बनेगी, और उस बात को लेकर वो बार बार कह भी रहे हैं
जबकि छात्र सीबीआई जांच पर अडिग हो रहे थे। चूंकि इसमें बहुत बड़े नाम सामने आएंगे, नाम सामने आ ही चुके हैं, किसी से नहीं छुपा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो दादा, उनकी अर्धांगिनी, चूंकि मैं स्त्री का नाम डायरेक्ट नहीं लूंगा। लक्कीदा, आप सीरियस बातें हो रही हैं और आप मजाक कर रहे हैं, काहे भैया? सुप्रियो दादा पार्टी के महासचिव, उनकी अर्धांगिनी, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि वो एक महिला है। और उन्होंने किसे फंसा दिया? अपने ड्राइवर को कि पीए को फंसा दिया 10-15 लाख में नंबर बढ़ाना। तो ड्राइवर से पूछिए पैसा कहाँ है, कितने पैसे लिए, कितने अभ्यर्थियों से लिए? 10 से लिए तो 10 लाख गुना 10 करोड़ रुपए कहाँ है? ड्राइवर से ये पूछना चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा है। यानी अब सुप्रियो दादा की अर्धांगिनी पर शायद ही उनको, अब देखिए वो तो बचाने का प्रयास करेंगे। अब बताइए, यहाँ मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को तो बचाएंगे और पार्टी में महासचिव का पद बहुत बड़ा होता है। आप भी जा रहे, पार्टी में महासचिव दिसम गुरु शिबू सोरेन महासचिव से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्टार्ट किए थे। अध्यक्ष थे विनोद बाबू। यानी पार्टी में 2 पद महत्वपूर्ण होते हैं। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो उनका पार्टी का संविधान है, उसमें एक अध्यक्ष का और दूसरा महासचिव का। अध्यक्ष हेमंत बाबू स्वयं है और महासचिव सुप्रियो दादा है। ऐसे में उनकी अर्धांगिनी का नाम आया है और सच भी है। मंत्री सुदीप सोनू जी, जिनको मैं बार बार कहता हूं सुपर सीएम है, अपनी ओहदा तो रखे हैं भाई। इस सरकार में मुख्यमंत्री के बाद अगर अफसर किन्हीं की सुनते हैं तो सुदीप सोनू जी की सुनते हैं। और हंसदा दीदी कह रही हैं कि उनको मैंने सूचना पहले ही दिया था कि ऐसा ऐसा गड़बड़ी हुआ है। उन्होंने फोन में अटेंड भी नहीं किया, कॉल को पिक ही नहीं किया, ना व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई किया। 1 महीना के बाद वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो इतनी बड़ी मैटर पर, इतने बड़े मैटर पर एक गंभीर मंत्री मौन रह जाना, ये हजम नहीं होता है। बिल्कुल समझ से हमको परे है। अगर आप सभी साथियों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे समझ से परे है। दूसरी बात, उन्हीं की बात करें, क्योंकि वो भी स्त्री है, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। सदस्य थी, अब इस्तीफा हो चुका है, अभी सुदीप सोनू जी के कहने पर इस्तीफा हुआ है। उनकी बेटी या बेटे जेपीएससी के एग्जाम में बैठे थे, जबकि नियम ये कहता है कि अगर आयोग के किसी सदस्य या चेयरमैन के रिलेटिव्स, खासकर उनके ब्लड रिलेटिव्स यानी बेटे या बेटियां अगर परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें जानकारी देनी पड़ती है कि मेरा बेटा जेपीएससी की परीक्षा लिख रहा है, मेरी बेटी जेपीएससी की परीक्षा लिख रही है। लेकिन आयोग के सदस्य उन्होंने ये जानकारी छुपा कर रखी। साथियों, मुझे तो यह भी जानकारी मिल रही है अभी, चूंकि हम भी अपने तरफ से ऑपरेशन करते हैं। हमारे कोयलांचल में एक सीनियर पदाधिकारी हैं, उनकी मैडम का भी शायद प्रीलिम्स में वो पास की थी। मैं इसकी जांच कर रहा हूं, मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूं। और राज्य सरकार के सचिव लेवल के व्यक्ति, उसमें मुख्य सचिव भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं अभी उस पर सचिव लेवल का व्यक्ति, उसके गांव के कई अभ्यर्थी पास हुए थे। ये चर्चा है, अभी इसको कंफर्मेशन नहीं है, मैं इसकी भी जांच कर रहा हूं। मैं इन सब विषयों का भी पता लगा रहा हूं। तो और दूसरी बात, कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे साम दाम दंड भेद अपनाए जाएंगे और मुझे लगता है सरकार इनडायरेक्ट रूप से जो भी अभ्यर्थी हैं जिनको ज्वाइनिंग किया गया था, मुझे लगता है कि उनको सरकार ने इंटरनली भरोसा दिलाया होगा, कुछ ना कुछ दिलाया होगा। दूसरी बात, मैं एक बात पुनः कहना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ कहावत भी है, घुन के साथ गेहूं का पिस जाना या गेहूं के साथ घुन का, इस तरह कहावत है। मैं मानता हूँ 2000 के आसपास सीजीएल के अभ्यर्थी पास आउट थे जो ज्वाइनिंग कर चुके थे, उनमें से 500 फैक्ट हैं, 500 जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, 500
शायद गांव के किसी गरीब किसान मजदूर के बेटे बेटियां हैं, इस बात को मैं मानता हूं। उनके लिए मेरा खेद है। शायद इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वालों को वह अलग नज़रिए से देखे, उस नज़र से भले मुझे भी देखे, लेकिन मैं मानता हूं 25, 30, 35% बच्चे ऐसे हैं, भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक इस परीक्षा को पास किया था। लेकिन कहावत है, घून के साथ गेहूँ पिस जाते हैं। और इसमें कसूर उनका नहीं, कसूर इस सिस्टम का है। क्योंकि अगर घोटाला हुआ है तो ये तो एक कहावत है ना कि अगर खाने में जहर मिला है तो अब जहर को अलग थोड़ी करेंगे, खाना ही बेकार हो जाता है। उसी प्रकार कुछ लोग मेहनत से इस परीक्षा को पास किए होंगे। मैं तो सरकार से कहना चाहूँगा, सीबीआई जांच करवाइए, और जो लोग मेहनत से परीक्षा को पास किए हैं, जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, क्योंकि रद्द मना रद्द, उसमें हमारा दूसरा कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए सरकार को, जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जेन्युइन तरीके से परीक्षा को पास किया था। बिल्कुल 25, 30, 35% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिना सेटिंग के, बिना पैसा दिए, बिना पेपर खरीदे परीक्षा को पास किया था। लेकिन कहावत है कि वह सिस्टम ही खराब हो, जब पूरा खाना में ही जहर मिला हो, जहर की मात्रा कम हो या ज़्यादा हो, और खाने में जहर मिला हो, तब जहर तो अलग होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार परीक्षा तो रद्द हो गई, और रद्द ये छात्रों की मांग थी, और मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अब आगे देखिए आगे क्या होता है। चलिए भाई, जो भी कहावत है, गेहूं के साथ जो, या जो के साथ घुन, घुन के साथ, अब जो भी है, इस तरह की कहावत है, मैं उसको बस बता रहा था। इसलिए सवाल यही है कि ये सरकार की सफलता है कि विफलता है। ठीक है, परीक्षाएं रद्द हो गई, जो ज्वाइनिंग कर चुके थे वो कोर्ट जाएंगे, लेकिन सवाल तो यही बार बार आएगा, ये सफलता है कि विफलता है। 20-22 परीक्षाओं को रद्द कर देना, 10 साल की परीक्षाओं को रद्द कर देना, यानी 10 साल तो अब पीछे चले गए कम से कम। आज लोग चाहते हैं कि हम आगे आएं, सभी स्टेट चाहता है हम प्रगति करें, और हम 10 साल पीछे चले गए। यानी 10 साल से लेकर अब तक की परीक्षाओं को अगर हमने कैंसिल कर दिया, इसका मतलब हम 10 साल पीछे चले गए। सवाल है सिस्टम को रिफॉर्म करने की, सवाल है परीक्षाओं को दुरुस्त करने की। अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अरे महासचिव की अर्धांगिनी घपला कर रही हैं, पार्टी के महासचिव, मंत्री मौन हैं इन सब विषयों पे, तो किस पे विश्वास करें? जनता भरोसा किस पे करे? किस पे भरोसा करें? किस पे करें? वही तो सवाल है। मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री, उनको जानकारी है कि नहीं है, शायद जानकारी नहीं है। कुछ पल के लिए मान लेते हैं मुख्यमंत्री जी को इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन उनके खासम खास लोग तो हैं। सुप्रियो दादा कौन है? पार्टी के महासचिव है भाई। जो पद गुरु जी का था, विनोद बाबू के समय में जो पद गुरु जी का था, वही पद पे सुप्रियो जी हैं। उस पद पर बैठा व्यक्ति और उसकी मैडम नंबर बढ़ाने के लिए 10-15 लाख रुपए ले रही है, तो किस पे भरोसा किया जाए? वही तो सवाल है, भरोसा किस पे किया जाए? अरे भाई, अगर कोई हवलदार दोषी होता है, कोई थाना प्रभारी दोषी होता, अरे एक दो डीएसपी भी दोषी होता तो समझ में आता। पार्टी के महासचिव, आयोग के सदस्य और चेयरमैन अगर गलत हैं तो कहां भरोसा किया जाए? इसीलिए रिफॉर्म और कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो क्रांति होनी चाहिए। क्या गारंटी है कल को फिर परीक्षाएं होंगी, रद्द नहीं होंगी? क्या गारंटी है जो परीक्षाएं रद्द हुई उस पर लेकर वो कोर्ट पर ना जाए, कोर्ट स्टे ना लगाए? क्या गारंटी है कि कल को फिर से परीक्षाएं होंगी, यही परीक्षाएं होंगी, फिर किसी को इस बार नेपाल की जगह भूटान लेकर जाया जाएगा? क्योंकि उनका हौसला तो बुलंद है भैया। पिछले 25-26 सालों से झारखंड यही तो देख रहा है, सरकारें बदली, अधिकारी बदले, काम वही हो रहा है। जी हिंदू सर, आप सही बोल रहे हैं, सरकार सॉलिड अपनी नाकामी को छुपा रही। सफलता कैसे मानेंगे? ये सफलता कैसे? 10 वर्षों की सारी परीक्षाएं का रद्द होना ये सफलता नहीं, विफलता है। और मैं वर्तमान सरकार के साथ जो सरकारें थी, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम सरकारों की ये विफलता है कि आप एक परीक्षा को ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे। कंडक्ट खाक करिएगा, अपना बेटा को नौकरी दिलाना है, अपना बेटी को दिलाना है, अपना बहनोई को दिलाना है, अपना साले साहब को दिलाना है, तो क्या मतलब सरकार चलाइएगा? इसलिए कभी कभी ख्याल आता है कि वैराग्य, जिनकी सोच वैराग्य हो गई है, ऐसे लोगों को अब राजनीति और ब्यूरोक्रेट्स में आना होगा।
लेकिन सवाल यह भी है कि जो वैराग्य हो गए और फिर गृहस्थ के बारे में सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे। बड़ा कंफ्यूजन है भैया। चूंकि मैं एक दार्शनिक हूं, मैं एक पीएचडी का छात्र हूं, मैं शमशान में 2 घंटा बैठता हूं, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि अब ऐसा लग रहा है कि जो लोग वैराग्य, जिनमें एक वैराग्य उत्पन्न हो गया है, क्योंकि गृहस्थ की जो सोचेंगे उसको बेटा प्यारा है, बेटी प्यारा है, साली प्यारा है, जीजा प्यारा है, साला प्यारा है, बहनोई प्यारा है, तो सीट तो खरीदेगा ही, बेचेगा ही। किस पे आरोप नहीं लगा है? किस 2000 में झारखंड बनने से और उसके बाद जो 2002 या 3 जब जेपीएससी का गठन हुआ, 2008 के आसपास जेएसएससी का गठन हुआ, उसके बाद से तमाम जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई, कौन सा नेता, कौन सा मंत्री अछूता है? अरे नेता मंत्री को तो जो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग वोट देते हैं इसलिए। आईएएस आईपीएस के बारे में मालूम है? आईएएस आईपीएस के बारे में मालूम है? नहीं मालूम है ना, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं होता है। इस राज्य में कितने आईएएस आईपीएस अपने रिलेटिव को जेपीएससी पास करवाए होंगे, पीजीटी की परीक्षा पास करवाए होंगे, बड़ी परीक्षा है। अब वो चौकीदार हवलदार की परीक्षा तो पास वो कराएंगे नहीं, आईएएस आईपीएस है। चूंकि नेताओं को हम जानते हैं, चूंकि वो हमारे दरवाजे पे आते हैं, हमसे वो वोट मांगते हैं, हमसे वो वोट मांगते हैं, इसलिए नेताओं के बारे में हम जानते हैं। वो अगर बदमाशी करता है तो चर्चा गांव में होता है, लेकिन आईएएस बदमाशी करता है तो इसका चर्चा हुआ है गांव में? कोई आईपीएस बदमाशी किया इसका चर्चा गांव में हुआ है? नहीं हुआ है। इस बार के जेपीएससी में कई आईएएस आईपीएस चर्चा है, अभी मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूं। कई आईएएस, कई आईपीएस उनके रिलेटिव्स परीक्षा पास किए थे प्रीलिम्स को, ऐसा चर्चा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं बोकारो का, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। उस समय मैं विधायक नहीं था, मैंने संसद का चुनाव भी नहीं लड़ा था। बोकारो के एक डीसी थे और उनकी पत्नी वेदांता में जाकर 1 लाख से सैलरी में काम करती थी। 1 लाख की सैलरी फ्री पॉकेट मिलता होगा तो अब डीसी है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ बोकारो। उनकी मैडम सरकारी जीप में जाती थी नौकरी करने के लिए, लेकिन हमने मुद्दा को उठाया, टेबल पटक के उठाया था कि जमीन विस्थापितों का, जमीन रैयतों का, और डीसी की मैडम यहां नौकरी करेगी, अभी 1 लाख की सैलरी और सरकारी जीप में घुसेगी। उसके बाद सुने, अपने डीसी ने खुद अपनी मैडम को बैठा दिया था नौकरी से। जमशेदपुर में एक एसएसपी थे, चर्चा है कि उनकी मैडम टाटा में जॉब करती थी, उनकी मैडम टाटा में जॉब करती थी। तो वही सवाल है, किस पे भरोसा किया जाए? हम तो किससे किया जाए? ब्यूरोक्रेट्स, लेजिस्लेटिव, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाह, किस पे? इसलिए रिफॉर्म की आवश्यकता है, सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और दुरुस्त करेंगे कौन? इसलिए अब नौजवानों को राजनीति को समझना होगा। और सबसे दुर्भाग्य तो नौजवानों का भी है। आज जब हम छात्र जीवन में हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब हम वीडियो बनेंगे तो घूस नहीं लेंगे, हम थाना प्रभारी बनेंगे तो ईमानदारी से नौकरी करेंगे, हम विधायक सांसद बनेंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन वही लोग फिर जब विधायक सांसद बन जाते हैं, वही लोग फिर जब बीडीओ सीओ दरोगा बन जाते हैं, सबसे ज्यादा घूस लेते हैं। सवाल है कि आज जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, मैं उनका तहे दिल से समर्थन करता हूं, मैं उनके लिए जान तक निछावर कर दूंगा। लेकिन सवाल है फिर वही लोग जब परीक्षाओं को पास करते हैं तब फिर बदल जाते हैं। अभी झारखंड में 25-30% जो दरोगा हैं, यानी थाना के जो बड़ा बाबू हैं, थाना के जो बड़ा बाबू हैं, 30% तो जरूर होंगे। वो कहाँ के कब के मालूम है? 2017-18 बैच वाले हैं, एकदम नया यंग छोकरा लोग हैं। जाहिर सी बात है 2017-18 यानी 2015-16 में जब वो नौकरी नहीं करते थे, शायद वो भी यही बात मंचों में या फिर अगर कहीं कोई कार्यक्रम होता था 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, शायद सोचते थे कि हम जब बनेंगे बड़ा बाबू ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन उन 30-35% में हमें लगता है कि अगर 100 लोग अगर बड़ा बाबू बने हैं तो शायद 5 वो ईमानदार होगा, 95 लोग फिर वही रास्ता चुन लिया है। बीडीओ सीओ कहाँ के हैं? झारखंड के हैं, फिर वही रास्ता वो चुन चुके हैं, वही कमीशन। और विधायक हैं तो हमको मालूम है कमीशन कहाँ से आता है, हम बता देंगे आपको, जिनके बारे में आपको जानना है। अगर आप किसी पदाधिकारी को जानते हैं, किसी बड़ा बाबू को जानते हैं, किसी बीडीओ सीओ को जानते हैं, और आपके मन में उसको अगर कोई शक है तो आइएगा, हम उसको एकदम डिट्टो बता देंगे कि कहां से उनका पैसा आता है। तो सवाल यही है कि किस पे भरोसा किया जाए। बड़ा दुख लगता है। हम लोग भी इस व्यवस्था में आकर लगता था कि भाई
और सही बात है, व्यवस्था वास्तव में बदली जा सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन संख्या बल होनी चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में नौजवान आए, और आए नहीं, आने के बाद बदले नहीं, फिर आके बदल गए तो क्या फायदा है। आप आए और आप भी बदल गए तो क्या फायदा है। इसीलिए अगर आप ना बदलें और आए तो स्वागत है, नहीं तो बड़ा लफड़ा ही लफड़ा है। बिल्कुल रिफॉर्म 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 कौन करेगा, रिफॉर्म करने वालों की नीयत क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। खैर, हेमंत सोरेन जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने एग्जामों को रद्द करके अपनी एक सफलता का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सफलता के साथ साथ इसमें विफलता है, विफलता ज़्यादा है। पुनः यही कहना चाहेंगे, झारखंड के नौजवान आगे भी आंदोलनों के लिए तैयार रहें, और केवल आंदोलन ही नहीं, निष्ठा आंदोलन को विजय होने के बाद आप निष्ठापूर्वक आगे बढ़िए। दीपक दा, हमारा भी बहुत सारा दोस्त लोग दरोगा बनता है, पर हम लोग भी बोलो, खुदे बोलता है कि मंत्री जी को 35 लाख देकर थाना चेंज किए हैं, तो भाई कैसे होगा विधायक जी। बस हमारा देश 15 अगस्त के भाषण में महान है, हमारा देश 26 जनवरी के कार्यक्रमों में हमारे लोग ईमान हैं। बाकी दिन फिर आपको कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां आपको अफसोस नहीं लगेगा कि भाई इस दिन के लिए तो भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन आप अपने गांव से बाहर आ गए, जिस दिन आप अपने खेत खलिहान से बाहर आ गए, किसी सरकारी कार्यालय या किसी विभाग का सामना आपने किया, उस दिन आपको बड़ा अफसोस होगा। बस वो देश मेरा रंगीला, जो हम लोग हर 15 अगस्त में गीत सुनते हैं, बस उस गीत में हमारा देश रंगीला है। ऐसा रंगीला है भौगोलिक रूप से, पेड़ पौधे जंगल पर्वत पहाड़ है, रंगीला है, लेकिन यहाँ के लोगों का ईमान केवल 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ही एक भक्ति भाव दिखता है, बाकी दिन। और भाई हम लोग भी अपने आप को कहा कहेंगे कि हम लोग उसी व्यवस्था में आए हैं। उत्पाद सिपाही तो बने, अनिल दा पूछिए ही मत, 97-98 मेरिट का जो स्तर है 97-98% है, तो उत्पाद सिपाही तो कम से कम इनको बख्श देना चाहिए था। हमारे घोटालेबाजों को, इन गद्दारों को, ये गद्दार हैं वास्तव में, ये लोग भी गद्दार की श्रेणी में आएंगे जो पेपर बेच रहे हैं, ये आतंकवाद से भी बुरे लोग हैं। इनको कम से कम उत्पाद सिपाही वाला मैटर छोड़ देना चाहिए था। इसलिए छोड़ देना चाहिए तो उसमें 18 से 19 बच्चों की जान चली गई थी दौड़ते दौड़ते। 18 से 19 बच्चे दौड़ते दौड़ते उन्होंने अपना जीवन दे दिया था। तो कम से कम इस परीक्षा को छोड़ देना चाहिए था। इसमें कम से कम कदाचार नहीं घुसाना चाहिए था, इसमें शिष्टाचार होना चाहिए था, लेकिन नहीं। 1932 पे हम लोग अड़िग हैं नीतीश भाई, हम लोग अड़िग हैं, और इस विधानसभा से लेकर हर एक जगह कार्यक्रम हो, विधानसभा हो, हर जगह अड़िग है 1932 को लेकर। लेकिन विधायक एक की संख्या है, अगर संख्या ज़्यादा होती तो गूंज जोरदार होती। इसलिए 32 हो या नियोजन नीति हो, हर मांगों पर अड़िग हैं। लेकिन देख ही रहे हैं भारत और झारखंड की स्थिति, हर दिन कोई नया आंदोलन आता है। धीरेन्द्र दा कभी मिलिए, मिल के बैठ के बात करेंगे। और आप भी जानते हैं कि केवल बोलने से हम कुछ कह दें उससे काम नहीं होगा, उसके लिए हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। जब आप उस जिम्मेवारी के लिए तैयार हो रहे हैं तो आपके पास एक प्लानिंग, एक योजना होनी चाहिए। तो खैर कुल मिलाकर छात्रों की जीत हुई है, ये एक ऐतिहासिक जीत है। और ऐसे जो ईमानदार निष्ठापूर्वक जिन भाइयों बहनों का सिलेक्शन हुआ था, मैं उनके लिए दुख प्रकट करता हूँ। निसंदेह उनको एक आघात, इस सिस्टम से अपने आप को हारे हुए पा रहे होंगे, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। सुमित दा आपको नहीं भूले हैं, लेकिन मैं उनके प्रति संवेदना रखता हूँ। धर्म में मैं मानता हूँ 2000 में 500 बच्चे भाई बहन ऐसे होंगे जो निष्ठापूर्वक इस परीक्षा को पास किए होंगे। पुनः एक बहुत बड़ी जीत, प्रोटेस्ट
सभी छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसमें सभी ने समर्थन किया, सभी ने सहयोग किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में एकजुटता यूं ही बनी रहे। और खासकर जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, देवेंद्र जी, महेंद्र जी, प्रेम नायक, कुश जी, हबीबा बहन, शबिता बहन, पाल भाई, राहुल क्रांति जी, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो, क्योंकि कोई 12 दिनों से, कोई 14 दिनों से, कोई 16 दिनों से भूख हड़ताल पर था, उनकी सेहत में सुधार हो, मैं ये कामना करता हूँ। पुनः सभी को जोहार, क्रांतिकारी जोहार। साथियों देखिए, अब जयराम कुमार महतो ने कहा है कि ये सफलता से ज्यादा विफलता है। अब हेमंत सोरेन सरकार को, हेमंत सोरेन को खुद साबित करना होगा कि उन बच्चों से कैसे वो निपटेंगे या कैसे उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। यह जांच कितना दूध का दूध अब पानी की तरह होगी, जिसे नीर चीर कहते हैं दोस्तों। इस मंथन में कितना अमृत निकलेगा ये देखना हो। चलिए चलते हैं दोस्तों, नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। आपसे गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर हैं तो पेज फॉलो कर लीजिए। वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।